Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. I am पंकज कुमार महतो. आज हम डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 को. लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में. थर्मल पावर प्लांट होता क्या है? थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया by using thermal power plant 50% above electricity generated. So now I will discuss thermal power plant. First I will discuss what is thermal power plant. Thermal power plant, by using steam heat we can generate electricity. Input fuel is basically coal and input is heat. By using coal based power plant, input fuel is requirement for coal and generate electricity. That is called thermal power plant. Now I will discuss thermal power line diagram through complete explanations. Each and every basically arrangement of thermal power plant in 4 circuit. First circuit is ash and coal circuit. Second circuit is flue gases, air and flow gases circuit. Third gases is condenser circuits. I will discuss line diagram through thermal power plant. Line diagram of thermal power plant. कोई भी थर्मल पावर प्लांट को इनपुट फ्यूल कोल की रिक्वायरमेंट होती है. कोल स्टोरेज प्लांट हम लोग रेलवे, रोडवे, किसी भी वे में हम लोग कोल को फ्रॉम माइन से लाते हैं. कोल स्टोरेज प्लांट पे, कोल स्टोरेज प्लांट के बाद ये कोल हैंडलिंग प्लांट पे चला जाता है. कोल हैंडलिंग प्लांट पे, कोल स्टोरेज प्लांट में हम लोग कोल का भी साइज को एंड कोल में डिफरेंट एस्टॉन्स या अनवांटेड पार्टिकल्स होता है. उस अनवांटेड पार्टिकल्स को हम लोग ले आते हैं. ले आने के कोल स्टोरेज प्लांट के बाद कन्वेयर बेल्ट के थ्रू उसके कोल हैंडलिंग प्लांट में ले आते हैं. कोल हैंडलिंग प्लांट में मिल्स होता है. अनवांटेड पार्टिकल सेपरेशन करने के लिए भी अलग अलग डिवाइसेस होता है. जैसे स्टोन्स होता है, स्टोन्स को सेपरेट करने वाला अलग मशीनरीज होता है, उसको अलग करता है और उसका कोल का साइज को पल्वराइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है. इसके बाद हम लोग फर्नेस पे ले आते हैं कोल को. कोल का साइज होता है पल्वराइज साइज में होता है. फर्नेस के ऊपर में बॉयलर लगा हुआ रहता है. जब कोल जलता है, कोल जलने के बाद कोल से एस्क बनता है. एस्क स्टोरेज प्लांट, एस्क स्टोरेज प्लांट यानी एस्क हैंडलिंग प्लांट. एस्क हैंडलिंग प्लांट, एस्क हैंडलिंग प्लांट के बाद जाता है एस्क स्टोरेज प्लांट. एस्क स्टोरेज प्लांट जो एस्क को इन सॉलिड फॉर्म में फिर लिक्विड फॉर्म में इसको बाहर निकाला जाता है. इसके बाद बॉयलर में जो भी स्टीम बनता है, स्टीम कोल के जलने की वजह से फ्लो गैसेस रिलीज होता है. इस फ्लो गैसेस, व्हाट इज फ्लो गैसेस? फ्लो गैसेस इट मीन्स व्हेन unwanted gases and flow gases like that carbon monoxide, carbon dioxide and sulfur, different harmful gases are generated. जब कोल जलता है, कोल जलने की वजह से डिफरेंट हार्मफुल गैसेस जनरेट होता है.
उस जो गैस फ्लो गैसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। इस तो हम लोग यहाँ पे जो भी फ्लो गैसेस बनेगा उस फ्लो गैसेस का भी यूटिलाइज करेंगे। जैसे जब यहाँ पे बॉयलर में जो भी स्टीम बनेगा, स्टीम जाएगा आपका सुपर हीटर में जाएगा, स्टीम जाएगा सुपर हीटर में, एंड बॉयलर से जो भी फ्लो गैसेस जाएगा सुपर हीटर में जाएगा, फ्लो गैसेस भी जाएगा, और बॉयलर से जो स्टीम बनेगा ये भी जाएगा सुपर हीटर में जाएगा। फ्लो गैस सुपर हीटर के बाद इकोमनाइजर में जाएगा, इकोमनाइजर यहाँ पे रहेगा, इकोमनाइजर के बाद एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर के बाद जो भी बॉयलर में बनेगा, जो स्टीम बनेगा, स्टीम बनेगा, स्टीम बनने के बाद बॉयलर में जो भी स्टीम होगा वो वेट स्टीम होगा, वेट स्टीम। इस जो भी फ्लो गैसेस होता है, फ्लो गैसेस का हीट को हम लोग यूटिलाइज करेंगे सुपर हीटर में। जब भी बॉयलर का स्टीम वेट स्टीम जाएगा कहाँ पे, सुपर हीटर में, तो ये कम्प्लीटली स्टीम आपका ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जो फ्लो गैसेस का टेम्परेचर है, फ्लो गैसेस का टेम्परेचर के थ्रू से ये जो भी वेट स्टीम है, वेट स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा ड्राई स्टीम में सुपर हीटर में। वेट स्टीम होता है क्या, वेट स्टीम जहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट अवेलेबल होता है उसको हम वेट स्टीम कहते हैं, और जहाँ पे कम्प्लीटली स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है स्टीम, तो उसको हम लोग ड्राई स्टीम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका सुपर हीटर के बाद जनरली कोई भी थर्मल पावर प्लांट को 540 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर वो 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सुपर हीटर के थ्रू से हम लोग बाइंडिंग फ्लो गैसेस के थ्रू से हम लोग एक रेटेड टेम्परेचर एंड रेटेड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद हम लोग फाइनली सुपर हीटर के थ्रू से, सुपर हीटर के बाद यहाँ पे मेन स्टीम कंट्रोल वाल्व लगता है। इसके बाद यहाँ पे प्राइम मूवर लगता है, टरबाइन लगता है। मेन स्टीम कंट्रोल वाल्व का काम होता है सुपर हीटर से स्टीम को कंट्रोल करना। टरबाइन का काम होता है इनपुट एनर्जी हम लोग देते हैं स्टीम, इस स्टीम को ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकली कपल्ड होता है इसके साथ अल्टरनेटर के साथ एक्साइटर कनेक्टेड होता है। ये है आपका मैकेनिकली कपल्ड कपलर, ये आपका अल्टरनेटर। टरबाइन कन्वर्ट करता है स्टीम, जब हम लोग सप्लाई देते हैं टरबाइन में तो ये कन्वर्ट करता है प्रेशर के वजह से, ये रोटेट करता है, रोटेट करने की वजह से ये मैकेनिकल एनर्जी देता है हम लोग को। मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर को जब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये है आपका स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पे आपका आइसोलेटर लगा हुआ है। आइसोलेटर के बाद यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये है आइसोलेटर, ये है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, ये है आपका सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के बाद अगेन आइसोलेटर का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे बस बार है, RYB,
एक्साइटर का काम होता है, हम लोग सप्लाई देते हैं, एक्साइटेशन देते हैं 230 वोल्ट डीसी सप्लाई। जो भी आपका ये फील्ड वाइंडिंग होता है अल्टरनेटर का फील्ड वाइंडिंग को हम लोग 230 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं, तभी जाके फ्लक्स आपका प्रोड्यूस होता है अल्टरनेटर में। अल्टरनेटर का जो फील्ड वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग में रेसिडुअल फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर जब रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सपोज दैट 11 kVA जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू से स्टेप अप करते हैं। सपोज दैट 132 kV में कर सकते हैं, 132 के बाद 132, 66 and 220 kV, anyone is our according to our requirement we can, हम लोग इसको स्टेप अप कर सकते हैं स्टेप। इसके बाद यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा रहता है। सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर बोथ आर स्विचेस, दोनों क्या है स्विच है, लेकिन दोनों स्विचेस का अलग अलग कंडीशन पे काम है। आइसोलेटर को हम हमेशा नो लोड कंडीशन पे ही यूज करते हैं और सर्किट ब्रेकर को नो लोड केस में भी यूज कर सकते हैं, लोड केस में भी यूज कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट ब्रेकर इज ए स्विच। अब नॉर्मल कंडीशन एंड नॉर्मल कंडीशन दोनों केस में यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये आइसोलेटर क्या है? एक मैकेनिकल स्विच है, इसको हम लोग हमेशा नो लोड केस में ही यूज करते हैं। क्योंकि अगर इसको नो लोड केस में अगर यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको लोड केस में यूज करेंगे, तो जब भी इसका कॉन्टेक्ट लगेगा और जुड़ेगा तो यहाँ पे एक स्पार्क क्रिएट होगा। उस स्पार्क को कंट्रोल करने के लिए इसका एटमॉस्फेरिक रीजन में हम कुछ रखते नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नो लोड कंडीशंस में ही यूज करते हैं। कभी भी अगर इन केस ऑफ कहीं पे भी मैकेनिकल वर्क, अगर इट मीन्स रिपेयरमेंट का काम होगा, तब जाके हम लोग आइसोलेटर्स का यूज करेंगे। सर्किट ब्रेकर का यूज हम लोग कभी भी फॉल्ट होगा, कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होगा, मेरा आउटगोइंग फीडर या इनकमिंग फीडर कहीं पे भी फॉल्ट होगा, तो वो सर्किट ब्रेकर के द्वारा हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे बस बार पे। बस बार का काम होता है इनकमिंग फीडर एंड आउटगोइंग फीडर का इंटरकनेक्ट करने का काम करता है बस बार। जब यहाँ पे स्टीम बनेगा टरबाइन में जब स्टीम बनने के बाद ये जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर का काम होता है स्टीम को कन्वर्ट करता है, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी स्टीम को हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ नहीं सकते। ये जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद ये जाएगा कूलिंग टावर में, ये जाएगा कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर के बाद ये आपका रिवर, कूलिंग टावर। टरबाइन में जो कुछ भी स्टीम बचेगा, स्टीम जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर के इसको कन्वर्ट करेगा, स्टीम से इसको वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसको डायरेक्टली कूलिंग टावर के द्वारा वाटर एक्सचेंजिंग प्रोसेस के थ्रू से हीट को वेस्ट करेगा, हीट को कम करेगा। कम करने के बाद जो वाटर का यूज करने लायक वाटर रहेगा, उसको यूज करने के लिए उसको सेंड कर दिया जाएगा यहाँ से कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के द्वारा इसको कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप के द्वारा पंपिंग करके इसको ले जाया जाएगा एलपी हीटर पे। एलपी हीटर के बाद इसको डीएरेटर पे ले जाया जाएगा। डीएरेटर जो भी यूज करने इस कूलिंग टावर के द्वारा इसको एक्सचेंज करके, वाटर का एक्सचेंजिंग करके, इसको डायरेक्टली पंपिंग करके जो यूज करने लायक रहेगा वाटर, उसको यूज किया जाएगा। अदरवाइज उसको रिवर में या केनाल में छोड़ दिया जाएगा। और जो
यूज करने लायक रहेगा उसको पंपिंग करके कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप के द्वारा पंपिंग करके एलपी हीटर में ले जाने के बाद हम उसको डिएरेटर में ले। एलपी हीटर का काम होता है कि जो नॉर्मल वाटर होता है उसको वाटर का एलपी हीटर में कॉइल लगा हुआ रहता है, कॉइल एलपी हीटर के थ्रू से उसको हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद डिएरेटर में इसको ले आया जाएगा। डिएरेटर का काम होता है जो भी डिजॉल्विंग गैसेस होता है, डिजॉल्विंग गैसेस को ये रिमूव करने का काम करता है। एलपी हीटर के बाद यहाँ पे पंपिंग करके हम लोग यहाँ पे एचपी हीटर में ले आते हैं। एचपी हीटर के बाद इसको हम लोग ले जाते हैं इकोमनाइजर पे ले जाते हैं। इकोमनाइजर का काम होता है जो भी फ्लो गैसेस होता है उस फ्लो गैसेस के थ्रू से 10 to 12% बॉयलर का इफिशियंसी को बढ़ाता है। जो फ्लो गैसेस के थ्रू से जो भी हम लोग वाटर को पास करते हैं यहाँ पे उस वाटर का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है और 10 to 12% इसका बॉयलर का इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। इसके बाद बॉयलर से यहाँ पे जो इकोमनाइजर से फिर वाटर बॉयलर पे चला जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। रो वाटर इट मीन्स नेचुरल वाटर। यहाँ पे मेकअप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का रिक्वायरमेंट होता है। मेकअप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम होता है अगर कोई वाटर है, वाटर का फॉर्म अगर वो एसिड या बेस के फॉर्म में है तो हम लोग डायरेक्टली कोई भी थर्मल पावर प्लांट में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यूज करेंगे तो आपका जो भी बॉयलर्स होता है, टरबाइन होता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कोरोजन की पॉसिबिलिटी हो सकता है। कोरोजन इसलिए हम लोग वाटर जो भी यूज करते हैं हम लोग स्टीम बनाने के लिए या फिर किसी भी वर्क के लिए थर्मल पावर प्लांट में उसको पहले ट्रीट करते हैं, उसको न्यूट्रल फॉर्म में उसको करने का काम करते हैं। करने के बाद उसको हम लोग फाइनली यूज करते हैं। मेकअप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम वाटर को कम्प्लीटली प्योर करने का कोशिश करते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेकअप स्टोरेज टैंक में हम लोग करते हैं, ट्रीट करके उसको स्टोर करके रखते हैं और यहाँ से हम लोग फीड करते हैं। फीड वाटर यहाँ से हम लोग फीडिंग करते हैं। जो भी वाटर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है वो हम लोग प्रोवाइड कहाँ से करते हैं, मेकअप वाटर स्टोरेज टैंक से। फीड वाटर की जगह से हम लोग इसको फीड करते हैं। मान के चलो अगर जो भी यहाँ से अगर हमको कोई भी थर्मल पावर प्लांट को 500 लीटर का पर सेकेंड 500 लीटर वाटर का रिक्वायरमेंट है, अगर तो जो भी यहाँ पे हमको मिलता है फ्रॉम कंडेंसर से आता है, मान के चलो 200 लीटर वाटर, तो रिमेनिंग 300 लीटर वाटर हमको प्रोवाइड मेकअप ट्रीटमेंट प्लांट से प्रोवाइड करना होगा। प्रोवाइड करने के बाद फिर हम लोग 500 लीटर वाटर प्रोवाइड करेंगे बॉयलर को। इसके बाद हम लोग देखेंगे एयर प्री हीटर। जो भी फ्लो गैसेस है, इस फ्लो गैसेस का और कहाँ हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन यूज करते हैं। इस इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन का काम क्या होता है, एटमॉस्फेयर से एयर को एब्जॉर्ब करना और इसको पास किया जाता है एयर प्री हीटर में। तो एयर प्री हीटर इकोमनाइजर के बाद जो फ्लो गैसेस जाता है एयर प्री हीटर में, एयर प्री हीटर के बाद हम लोग वो एयर को पास ले जाते हैं, हम लोग फर्नेस में ले जाते हैं। एयर प्री हीटर क्या करता है, जो भी एयर को पास करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर का जो एयर होता है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और बॉयलर पे ले आने का काम करता है। ये 1% या 2%, 1 to 2% टेम्परेचर ये बॉयलर का थर्मल इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। एयर प्री हीटर इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन का काम होता है, एटमॉस्फेयर से एयर को एब्जॉर्ब करके ले आता है एयर प्री हीटर में। एयर प्री हीटर का काम होता है वो फ्लो गैसेस के थ्रू से एयर को हीट करने का काम करता है और वो फिर बॉयलर में ले आता है। बॉयलर का इफिशियंसी को 1 से 2% इंक्रीज करता है। रिमेनिंग जो भी फ्लो गैसेस बचा उस फ्लो गैसेस को हम लोग थ्रू फोर्स्ड ड्रॉट फैन के थ्रू से हम लोग
चिमनी में ले जाते हैं। चिमनी में जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होता है, ये आपका चिमनी है, इस चिमनी में ले जाते हैं और एग्जॉस्ट करके बाहर निकाल देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ये था आपका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। देखिए इसका मेजर सेक्शंस, कोई भी थर्मल पावर प्लांट होता है उसका अलग अलग सेक्शंस होता है, हर एक सेक्शंस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होता है। तो ये थर्मल पावर प्लांट का मेजर सेक्शंस क्या है आपका? कोल एंड स्टोरेज, कोल एंड एस प्लांट फर्स्ट वन। सेकेंड वन आपका एयर एंड स्टीम सेक्शंस, वाटर सेक्शंस एंड इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। ये आपका कंडेंसर सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस में इसको बांटा गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बेसिकली देखा जाए तो एक थर्मल पावर प्लांट को अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस को का रिक्वायरमेंट पड़ता है। हर एक सेक्शंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके वर्क करता है, हर एक सेक्शंस। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।